हेलो स्टूडेंट। आज हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पाचन तंत्र क्या होते हैं? वो तंत्र जो पाचन में सहायता करते हैं। हम लोग अपनी इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पाचन क्या होता है, ये कैसी प्रक्रिया होती है। अब हम जानेंगे कि पाचन तंत्र क्या है, वो कौन से तंत्र होते हैं जो हमें मदद करते हैं पाचन करने में। तो आइए अब हम देख लें पाचन तंत्र की डेफिनेशन क्या है। भोजन के पाचन के लिए भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं विभिन्न अंगों द्वारा की जाती हैं। ये अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। इस तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। अब हम देखेंगे पाचन तंत्र में क्या क्या आता है। एक तो होती है आहार नाल, दूसरी होती है पाचन ग्रंथियाँ। आहार नाल वो होती है जो मुख से लेकर गुदा तक होती है, जिस रास्ते से भोजन गुजरता है और उसके बाद उसका पाचन होता है। फिर जो अवशेष होता है वो गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। और पाचन ग्रंथियाँ वो होती हैं जो कि इस प्रक्रिया में सहायता करती हैं। आहार नाल में होता है मुख गुहा, माउथ यानी कि ग्रास नली, जिसको इसोफेगस बोलते हैं। फिर आता है अमाशय, जिसको स्टमक बोलते हैं। फिर आता है आंत, जिसे हम इंटेस्टाइन बोलते हैं। पाचन ग्रंथियों में आता है यकृत, जो कि लीवर होता है। अग्नाशय, जो कि पैनक्रियाज होता है। और लार ग्रंथियाँ होती हैं यानी सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि मुंह में हमारे होती हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे आहार नाल क्या है। वो नाल जो मुख से लेकर गुदा तक पाई जाती है वो आहार नाल कहलाती है। अभी हमने आपको बताया आहार नाल क्या होती है। वो नाल जो मुख से लेकर गुदा तक पाई जाती है, ये लंबी और सतत होती है। 30 फीट या 9 से 10 मीटर लंबी होती है। इसकी लंबाई क्या होती है? 9 से 10 मीटर। आहार नाल को अनेक मार्गों में विभाजित किया गया है। अभी हमने बताया जो भी उसके पार्ट्स होते हैं आहार नाल के, तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होती है, बकल कैविटी, मुख गुहा। ये आहार नाल का पहला भाग होता है, जिसमें खाने का पाचन सर्वप्रथम होता है। सबसे पहले जो खाना हमारा डाइजेस्ट होना शुरू होता है, पाचन शुरू होता है, तो मुख से ही, वो माउथ से ही शुरू हो जाता है। तो इसमें हमारे ओरल कैविटी में, बकल कैविटी जो है, उसमें क्या क्या चीज़ होती है, ये भी सब डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का के भाग हैं। सबसे पहले हमारा टीथ, दांत हमारी मुख गुहा में पाया जाने वाला भाग है। मनुष्य में विषमी दंती दांत होते हैं, मीन्स अलग अलग तरीके के होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारे सारे दांत एक तरीके के होते हैं, हमारे दांत 4 तरीके के होते हैं। इनकी संख्या 32 होती है, जो कि ऊपरी तथा निचले जबड़े में पाए जाते हैं। सबसे पहले 28 दांत होते हैं, फिर जब एक एडल्ट फेज़ आता है उसके बाद उसमें 4 दांत और निकलते हैं, तो ये 32 हो जाता है। इन दांतों, जिसको विजडम टीथ भी बोलते हैं, इन दांतों के ऊपर सफ़ेद रंग का चमकीला पदार्थ होता है, जिसे इनामल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामल। ये इनेमल भाग शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, यानी पूरी बॉडी में सबसे कठोर भाग जो होता है वो हमारा इनेमल होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेरस से मिलकर बना होता है। शैशवावस्था में दांतों की संख्या 20 होती है, जिन्हें दूध वाले दांत कहते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, उसके दांत निकलने शुरू होते हैं, तो सबसे पहले 20 दांत निकलते हैं। इनको कहते हैं दूध वाले दांत। तो जो दूध वाले दांत होते हैं वो जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो टूट के सारे गिर जाते हैं। उसके बाद जो होते हैं, जो दांत निकलते हैं, वो पूरी लाइफ साइकिल में वैसे ही रहते हैं। वयस्क अवस्था में चर्णक दांत आने लगते हैं, जिन्हें विजडम टीथ कहते हैं या अकल वाले दांत कहते हैं। इनकी संख्या 12 होती है। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अभी हमने आपको बताया कि 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। इनके क्या क्या नाम है? इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। सबसे हमारे आगे के दांत जो होते हैं वो इंसिसर होते हैं। उसके बाद जो उसके साइड वाले होते हैं कैनाइन, फिर प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं। इनको हिंदी में बोलते हैं कृंतक। तो हम देखेंगे मनुष्य के आगे की ओर धारीदार तथा चपटे दांत पाए जाते हैं। इनको इंसिसर कहते हैं। ये प्रत्येक जोड़े में 4 होते हैं और 1 और 2 दांत होते हैं। ये दांत भोजन को काटने में सहायता करते हैं, जिसको बोलते हैं कृंतक। हाथी में पाए जाने वाले बाहर वाले दांत इंसिसर का रूप होते हैं। हमने हाथी में देखा होगा कि दांत बाहर की तरफ निकले होते हैं, वो क्या होते हैं? वो इंसिसर ही होते हैं। फिर है रंध्रक, कैनाइन। ये नुकीले दांत होते हैं। हम लोग सभी लोग अपने मुंह में ये दांत देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कि किस दांत के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे आगे के जो दांत होते हैं वो होते हैं इंसिसर। अब जो उसके बगल वाले होते हैं वो होते हैं कैनाइन। ये नुकीले दांत होते हैं जो चीर फाड़ का काम करते हैं। ये मांसाहारी जीवों में अधिक विकसित होते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, जो मांसाहारी जीव होते हैं वो चीर फाड़ के खाते हैं, तो उनमें ही ज़्यादा विकसित होते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 2 होते हैं, यानी इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। अग्रचर्णक प्रीमोलर। ये दांत भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 4 होते हैं।
अब है चर्णक यानी कि मोलर। ये दांत भोजन को पीसने में काम आते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 6 होते हैं। जो हमारा दांतों का जो डेंटाइन फार्मूला होता है वो होता है 2 1 2 3, यानी अगर हम 2 1 2 3, एक साइड का जो दांत होता है वो 2, और उस कैनाइन और इंसिजर 1, फिर उसके बाद होता है प्री मोलर 2, और उसके बाद 3 होता है मोलर। ठीक है, ये एक साइड का हो गया। फिर हम इसको जब डबल करेंगे तो ऊपर के जबड़े का हो गया, फिर इसका दुगना जो होता है नीचे के जबड़े मिला के फिर सारे 32 दांत हो जाते हैं। तो हम अभी अपने ओरल कैविटी यानी बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसमें क्या क्या होता है। हमने अभी देख लिया कि उसमें टीथ होते हैं। फिर अगला जो उसका ऑर्गन है वो है जीभ यानी कि टंग। मुख गुहा में मोती मांसल एवं स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली भाग को जीभ कहते हैं। ये आगे से खुली तथा पीछे से चिपकी हुई होती है, यानी आगे से तो ये फ्री होती है लेकिन पीछे से अटैच होती है, जिन्हें स्वाद कणिका कहते हैं। ये कणिकाएं भोजन के स्वाद का ज्ञान कराती हैं। स्वाद कणिका कहाँ प्रेजेंट होती है? टीथ पे प्रेजेंट, जीभ पे प्रेजेंट होती है। जो हम टेस्ट लेते हैं किसी भी खाने का, हमें मालूम चलता है कि ये कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, कैसा भी है, तो इसका जो टेस्ट बड जिन्हें बोलते हैं, स्वाद कणिका, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये हमारी जीभ पे प्रेजेंट होती है, टंग पे प्रेजेंट होती है। जीभ भोजन को निगलने में सहायता करती है। इनके द्वारा बोलना तथा भोजन को लार में मिक्स करना आदि संभव है। टीथ हमारे जीभ का क्या क्या काम है? एक तो टेस्ट दिलाना, टेस्ट बद स्वाद के लिए, और दूसरे बोलने के लिए, और तीसरा भोजन को लार में मिक्स करने के लिए। अब तीसरा जो हमारा है ऑर्गन वो है लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड्स। ये भी मुंह में ही प्रेजेंट होती है। ये 3 जोड़ी होती है। ये ग्रंथि लार का श्रावण करती है, यानी इससे लार निकलती है। लार ग्रंथियाँ 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर तक लार को स्रावित करती हैं। लार क्या करती है? लार भोजन को एक तरह से लार भोजन में मिक्स हो जाके उसे निगलने में सहायता करती है। और सलाइवरी ग्लैंड्स में डाइजेस्टिव एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं जो कि भोजन को पाचन में हेल्प करते हैं। वास्तव में 99% लार में पानी होता है। इनका पीएच जो होता है 6 से 6.8 होता है। ये 3 जोड़ी में पाए जाते हैं, अभी हमने आपको बताया। फिर है पैरोटिड लार ग्रंथि। सबसे 3 टाइप की हमारे पास ग्लैंड पाई जाती है। सबसे पहली जो है वो है पैरोटिड लार ग्रंथि। ठीक है, 3 टाइप के लार में है पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। ठीक है, पैरोटिड जो होती है वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। प्रत्येक ग्रंथि लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी, 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 ग्राम तक वजनी होती है। ये कानों के नीचे दोनों ओर एक एक होती है। पैरोटिड ये समझो गालों पे, चीक पे के अंदर अगर हम जबान लगाएं तो हम इसे फील करते हैं कि इसका ये कहाँ खुल रही है। पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। फिर है सब मैंडिबुलर। ये ऊपरी व निचली जबड़े के संधि स्थल के पास एक एक होती है। ये होती है सब मैंडिबुलर। अब है सब लिंगुअल। सब लिंगुअल जो है वो सब लिंगुअल यानी कि ये जीभ के नीचे होती है। इसको भी हम फील कर सकते हैं। ये प्रमुख लार ग्रंथियों में सबसे छोटी है। इनका एक जोड़ा जीभ के नीचे मुख गुहा के तल पर स्थित होता है। टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च का 30% पाचन जो होता है मुख में होता है, यानी जो स्टार्च होता है हमारे खाने में उसका जो पाचन होता है वो माउथ में ही, मुख में ही स्टार्ट हो जाता है। किससे? सलाइवरी ग्लैंड्स में। लाइसोजाइम एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मार देता है, यानी कि जो हमारे भोजन का जो पाचन होता है वो सबसे पहले कहाँ शुरू हो जाता है? ये सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है मुख में ही स्टार्ट हो जाता है। फिर है ग्रसनी। तालू के पीछे नाली नुमा संरचना ग्रसनी कहलाती है, जो कि जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फेरिंग्स। तालू के पीछे नाली नुमा संरचना ग्रसनी कहलाती है, जो भोजन को ग्रास नाल में पहुंचाने का कार्य करती है। यानी ये मुख को कहाँ से जोड़ती है? ईसोफेगस से, ग्रास नाल से। अगर कोई पूछता है कि मुख से लेके ग्रास नाल के बीच में क्या स्ट्रक्चर है जो जोड़ता है, तो ये ग्रसनी जो होती है वो जोड़ती है। इस पर क्या होता है? एपिग्लॉटिस नाम का ढक्कन पाया जाता है, जो कि ऐसे पत्ती के शेप का होता है। एपिग्लॉटिस एक ढक्कन होता है जिसकी वजह से जो हम खाना खाते हैं वो सांस की नली में ना जाके खाने की नली में चला जाता है, ग्रास नाल पे। तो ये क्या होता है? ये एपिग्लॉटिस जो होता है वो श्वास नली को ढक देता है। जब हम निगलते हैं तो ये एपिग्लॉटिस जो है वो श्वास नली को ढक देता है जिससे श्वास नली में खाना नहीं जाके हमारा ग्रास नली में जाता है। कभी कभी अचानक से हमें खाना चढ़ जाता है, कहते हैं खाना चढ़ गया, खांसी आने लगती है। वो इसीलिए होता है क्योंकि खाना श्वास नली में चला जाता है। और खांसी इसीलिए आती है, जब खांसते हैं हम तो वो प्रेशर के साथ
खांसी आती है जिससे वो जो भोजन होता है वो निकल जाता है। अब हम देखेंगे ग्रासनाल। ग्रासनाल क्या है? ईसोफेगस, मुख गुहा तथा अमाशय को जोड़ने वाली, अमाशय मतलब होता है स्टमक, तो ये मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने वाली नलिका होती है, ग्रासनाल कहते हैं। ये मांसल होती है जिसमें श्लेष्मा पदार्थ स्रवित होता है, म्यूकस निकलता रहता है। ये पदार्थ इसकी दीवारों को चिकना बनाते हैं जिससे इसमें संकुचन होता है और भोजन अमाशय में पहुंच जाता है। इस पे से खाना सरक के क्या करता है, हमारे स्टमक में चला जाता है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ग्रासनाल पाचन तंत्र का वो भाग है जिसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, तो ये पाचन तंत्र का ही भाग, लेकिन क्या होता है इसमें किसी भी तरीके का पाचन नहीं होता। अब हमारा है अगला स्टमक। सबसे पहले था मुख, फिर मुख के बाद था ग्रसनी, फेरिंग्स, फिर आया ग्रासनली, ईसोफेगस, फिर हमारा आया खाना कहाँ पे, स्टमक में, अमाशय। अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। देखिए याद रखिएगा, अमाशय जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जहाँ पे पाचन होता है। स्टमक, यहाँ पे जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो जठर रस का स्रावण करती है। इस जठर रस में HCl होता है, पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस तथा लाइपेज। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जठर रस में क्या क्या होता है, HCl होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन, म्यूकस और लाइपेज होता है। HCl जो होता है वो अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, इसका pH 6.4 से 6.8 होता है। HCl क्या करता है, जो भोजन में उपस्थित पेप्सिनोजन होता है उसको क्या करता है, पेप्सिन में बदल देता है। फिर ये पेप्सिन क्या करते हैं, भोजन में जो भी हमारे प्रोटीन होते हैं उसका ये पाचन कराता है। फिर से एक बार देखिए, HCl क्या करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है और ये पेप्सिन जो प्रोटीन होते हैं उसका डाइजेशन कराता है, उसका पाचन कराता है। HCl का एक और फंक्शन है जो ये प्रोरेनिन को रेनिन में बदल देता है, जो दूध का डाइजेशन कराता है। दूध में कैसिनोजन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि उसको कैसीन में बदल देता है। उसके अलावा जठर रस में जो म्यूकस होता है वो अमाशय की दीवारों को अम्लीय माध्यम से बचाता है। अगर ये म्यूकस ना हो तो जो हमारी स्टमक की जो वॉल है, जो हमारे अमाशय की जो दीवारें हैं, उसमें क्या होगा, उसमें ज़ख्म हो जाएगा। क्योंकि अगर कहीं भी हम जानते हैं कि अगर एसिड कोई है तो एसिड तेज़ होता है। अगर किसी भी जगह पे अब ये सुना होगा कि किसी के चेहरे पे एसिड फेंक दिया तो चेहरा ख़राब हो गया, तो एसिड इतना तेज़ होता है जिसकी वजह से वहाँ पे ज़ख्म हो जाता है। तो म्यूकस इसीलिए प्रेजेंट होता है स्टमक में कि इसकी जो दीवारें होती हैं वो ज़ख्म नहीं होने पाता उसमें। लाइपेज होता है एंजाइम, वसा के कुछ भाग को पाचित करता है। इसमें लाइपेज प्रेजेंट होता है जो कि वसा होता है जो फैट उसको पाचन करता है। फिर हमारा हो गया इंटेस्टाइन। अगला है आंत। आंत दो तरह की होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये हमारी आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ये लगभग 25 फीट लंबी या 7.5 मीटर लंबी होती है। शाकाहारी जंतुओं में सर्वाधिक विकसित होती है। आंतों को दो भाग में बांटा गया है, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत जो होती है ये लगभग 6 मीटर लंबी होती है। इनका व्यास जो होता है कम होता है। ध्यान रखिएगा, छोटी आंत और बड़ी आंत को लंबाई के आधार पे नहीं बल्कि व्यास के आधार पे छोटी कहा गया, क्योंकि छोटी आंत का व्यास कम होता है इसलिए इसे छोटी आंत कहा गया। फिर छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं जो कि है ड्यूडिनम, जिजिनम और इलियम। सबसे पहला भाग है ड्यूडिनम, दूसरा है जिजिनम, तीसरा है इलियम। ड्यूडिनम की लंबाई जो होती है 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये छोटी आंत का सबसे छोटा व चौड़ा भाग है। इसकी आकृति सी नुमा होती है। अमाशय के पश्चात निकलने वाला भाग, जो अमाशय जब स्टमक से भोजन निकलता है फिर उस भोजन को काइम कहते हैं। काइम क्या करता है, छोटी आंत के ड्यूडिनम में पहुंचता है। ड्यूडिनम भाग में कहाँ क्या होता है, फिर ड्यूडिनम भाग में यकृत यानी लीवर और अग्नाशय जिसको बोलते हैं पैनक्रियास, ये दोनों ग्रंथियां हैं। यहाँ से रस आता है जो कि पाचन में सहायता करता है। अगर आप डायग्राम उठा के देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का यानी पाचन तंत्र का, तो आपको इसके स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्या करता है ये ड्यूडिनम, ड्यूडिनम में यकृत और अग्नाशय दोनों से रस आते हैं, लीवर से और पैनक्रियास से, जो कि यहाँ पे भी पाचन होता है। फिर है जिजिनम, ये छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है जो कुंडलन के रूप में पाया जाता है। फिर तीसरा पार्ट जो होता है हमारा होता है इलियम। इलियम जो है सबसे छोटी आंत का अंतिम भाग है जो कि बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। उसके बाद काइम के पूर्ण पाचन के पश्चात अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बड़ी आंत में डाल देता है। जितना भी पाचन होना होता है वो छोटी आंत तक सारा पाचन हो जाता है। फिर बड़ी आंत में क्या होता है, सबसे ज़्यादा पाचन यहीं पे होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, स्टार्च का आदि का पूर्ण पाचन हो जाता है। फिर बड़ी आंत में आने के बाद रीएब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जो भाग हमें चाहिए होता है खाने का वो उसको वापस एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अवशेष जो होते हैं उसको गुदा के द्वारा यानी जो रेक्टम होता है उसके द्वारा बाहर कर देते हैं। बड़ी आंत ये लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। देखिए नाम इसका है बड़ी आंत, लेकिन ये छोटी आंत से छोटी होती है, लेकिन इसका जो व्यास होता है वो ज़्यादा होता है इसलिए इसे बड़ी आंत कहते हैं।
इसका छिद्र छोटी आंत की अपेक्षा काफ़ी बड़ा होता है तथा ये छोटी आंत के चारों ओर स्थित होती है, यानी कि छोटी आंत को ये घेरे रहती है बड़ी आंत। तो इसके भी 3 पार्ट है, सीकम, कोलन और रेक्टम। तो सबसे पहला भाग है सीकम। सीकम जो है छोटी आंत को और बड़ी आंत को जोड़ने का कार्य करता है, जो एक पतला भाग होता है। ये हमारे शरीर में अवशेषी अंग का कार्य करता है, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कभी कभी किसी को अपेंडिक्स जो होता है वो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको फिर सर्जरी के से काट के निकालना पड़ता है। इसका कोलन भाग में जल तथा विटामिन का अवशोषण होता है। फिर है मलाशय। मलाशय में अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा होते हैं जो गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। फिर है गुदा, एनस। ये 2 पालियों से घिरी हुई संरचना होती है, यानी कि इसी के रास्ते जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। फिर अगला हमारा टॉपिक आ गया पाचन ग्रंथियाँ। अब हम पढ़ेंगे पाचन ग्रंथियाँ, वो ग्रंथियाँ जो पाचन को करने में सहायता करती हैं। हमारी आहार नाल पूरी हो गई। पाचन तंत्र में सबसे इम्पॉर्टेंट है यकृत, यानी कि लीवर। ये शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। ये भूरे रंग की उभरी हुई होती है, जिसका वजन 1.5 किलो होता है। ये पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में डायफ्राम के नीचे होती है। जो हमारे लंग्स होते हैं उनके नीचे डायफ्राम होता है, डायफ्राम के नीचे होती है, जो पित्त बाइल का निर्माण करती है। तो जो हमारा लीवर होता है, इसके नीचे एक नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है। इस थैली के अंदर पित्त भरा होता है, यहाँ पे स्टोर होता है। लेकिन पित्त बनता कहाँ है? पित्त हमारा लीवर में बनता है, लेकिन स्टोर होता है पित्ताशय में। अब इसका कार्य क्या है? इसमें ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। जो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज रहता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है। जब भी हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो जो हमारा लीवर होता है, यकृत होता है, वो इसे ग्लूकोज में चेंज करके बॉडी में भेजता है, जिससे एनर्जी आती है। पित्त रस का निर्माण करना। अगर हम थोड़ी देर नहीं खाना खाते, भूखे होते हैं, तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? यही ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, जो कि ग्लूकोज बनाता है, फिर उसके बाद उससे हमें एनर्जी मिलती है। पित्त रस का निर्माण करना। पित्त रस में एंजाइम नहीं होते, लेकिन ये वसा के पाचन के लिए लाभदायक है। रक्त से बिलिरुबिन को अलग करता है। यकृत फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है, जो कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। जो कभी हमारा अगर कहीं कट जाता है या चोट लग जाती है तो थोड़ी देर पे वहाँ पे खून रुक जाता है। ये इसीलिए कि जो हमारा यकृत होता है वो एक प्रोटीन बनाता है जिसको बोलते हैं फाइब्रिनोजन, जिसकी वजह से रक्त जो होता है थक्का बनता है। पित्तरस देख लीजिए, पित्तरस क्या होता है? जो कि लीवर से निकलता है। लीवर इसको बनाता है और कहाँ स्टोर करता है? पित्ताशय में। सुना होगा पित्त की थैली में स्टोन पड़ जाते हैं, तो वहाँ पे उसके बाद ये पित्त की थैली निकालनी पड़ती है। ये रस यकृत द्वारा स्रावित होता है, जो पित्ताशय में संचित रहता है। ये हल्के पीले रंग का क्षारीय होता है, यानी कि एसिडिक होता है। इसमें बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है। कभी कभी यही बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में, लीवर में कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है जिसकी वजह से ज़्यादा बिलिरुबिन बनाता है, तो क्या हो जाता है? जॉन्डिस हो जाता है। इसमें वसा के अंदर विटामिन ए, डी, ई के घुलनशील होता है। यदि पित्ताशय को काट कर फेंक दिया जाए तो वसा का पाचन अच्छा नहीं होगा, लेकिन कभी कभी जब स्टोन इसमें आ जाता है तो ये पित्ताशय को निकालना पड़ता है। तो उसके बाद क्या होता है? इसका ये कॉम्प्लिकेशन होता है कि फैट का डाइजेशन अच्छा नहीं होता। फिर है अग्नाशय ग्रंथि, यानी कि पैनक्रियाज। पैनक्रियाज अग्नाशय भी एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, जो हार्मोन के साथ साथ एंजाइम का भी स्रावन करती है, यानी कि हार्मोन भी निकलते हैं और एंजाइम भी निकलते हैं। इसमें भी पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है, जो 98% जल, 2% एंजाइम होते हैं। इसमें लाइपेज, ट्रिप्सिन, अमाइलेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, स्टार्च आदि का पूर्ण पाचन कर देते हैं। इसलिए इस रस को पूर्णपाचक रस कहते हैं। अब कोई अगर पूछे पूर्णपाचक रस किसे कहते हैं, तो ये पैनक्रियाज ग्रंथियाँ, पैनक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि। तो इसी के साथ जो हमारा पाचन का जो तंत्र था, वो पाचन तंत्र पूरा कंप्लीट हुआ। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। पाचन तंत्र के 2 पार्ट थे, आहार नाल और पाचन ग्रंथियाँ। आहार नाल मुख से स्टार्ट हो रहा था, सबसे पहले मुख है, फिर उसके बाद ग्रसनी है, फेरिंग्स, फिर उसके बाद होता है ग्रसनी में क्या होता है कि ग्रसनी में एक एपिग्लॉटिस नाम का ढक्कन होता है, जो कि बंद हो जाता है जब हम खाने को निगलते हैं, तो जिससे खाना श्वास नली में नहीं जाता। फिर है हमारा इसोफेगस, ग्रास नली, जहाँ पे जो खाने को स्टमक तक पहुँचाता है, इसमें कोई पाचन नहीं होता। फिर हमारा अगला ऑर्गन था स्टमक, जिसको बोलते हैं अमाशय, जहाँ पे जठर रस होते हैं, जिसमें खाने और एचसीएल प्रेजेंट होता है, जिसमें खाने का पाचन होता है। फिर है छोटी आंत। छोटी आंत में भी बहुत ज़्यादा खाने का पाचन होता है। फिर उसके बाद पार्ट था बड़ी आंत। बड़ी आंत में खाने का पाचन नहीं होता, लेकिन फिर बड़ी आंत से गुदा द्वारा जो अवशेषण होता है, अवशेष होता है, वो बाहर निकल जाता है। फिर उसके बाद हमारा था यकृत पाचन ग्रंथि में, और अग्नाशय। इस तरह जो हमारा पाचन तंत्र था वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।